नमस्कार। आज हम क्लास 12th का टॉपिक परागण के बारे में पढ़ेंगे। आपने पहले पुष्प की संरचना, स्त्री केसर के बारे में, पुंकेसर के बारे में, उनका विकास किस तरीके से होता है उनके बारे में पढ़ा। जब पुष्प के अंदर पुंकेसर और परागकण पूर्ण तरीके से जब विकसित हो जाते हैं तो उनके अंदर एक प्रक्रिया होती है जिसका नाम है परागण। इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनेशन। तो ये पॉलिनेशन की प्रक्रिया क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे। कितने प्रकारों की होती है, किस तरीके से होता है पॉलिनेशन। परागण अर्थात यदि इसकी परिभाषा की बात करें तो नर के भाग के अंदर पुंकेसर, पुंकेसर के अंदर होते हैं परागकण। परागकण पुंकेसर के भाग हैं, छोटे छोटे कण होते हैं जिनके विकास के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। और दूसरा पढ़ेंगे वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र के बारे में भी आपने पढ़ा। स्त्री केसर का भाग है। परागण जो होते हैं विकसित हो जाने के बाद, और वर्तिकाग्र भी जब विकसित हो जाता है तो विकसित होने के बाद परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। परागकणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। परागण की प्रक्रिया में इनके अंदर वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचते हैं तो आप सभी जानते हो ये पुष्प की संरचना का चित्र, और इस तरीके से वो है परागकण मौजूद होते हैं। तो ये परागकण जो है वो यहाँ तक पहुँचते हैं। परागकणों का यहाँ तक पहुँचने की प्रक्रिया जो है वो परागण कहलाती है। इनके विभिन्न माध्यम होते हैं, ये किसी भी तरीके से पहुँच सकती है, वो हम आगे माध्यम भी पढ़ेंगे इनके। तो इसकी आप सिर्फ परिभाषा याद रखेंगे कि परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुँचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। अब हम देखते हैं कि परागण के प्रकार कितने हैं। तो परागण जो है वो दो प्रकार का होता है। एक है स्वपरागण और दूसरा है परपरागण। स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण उसको कहते हैं कि जब जो परागकण है या तो उसी पुष्प के अंदर, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक, या फिर परागकण उसी पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया होती है, तो उस प्रक्रिया को स्वपरागण कहा जाता है। और परपरागण उसे कहेंगे कि एक ही जाति के दो पौधे, एक ही जाति के दो पौधे होते हैं, उनके ऊपर जब पहुंचती है तो उसको परपरागण बोलते हैं। स्वपरागण को भी आगे दो भागों में बांटा हुआ है। एक है स्वयुग्मन और दूसरा है सजात पुष्पी। सजात पुष्पी। स्वयुग्मन ये होता है कि जैसे मान लो ऐसा फूल हो जिसके अंदर स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों उसी फूल के अंदर हो, तो उस फूल के अंदर स्वयुग्मन की प्रक्रिया हो गई। अर्थात एक ही पुष्प के अंदर जब परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, एक ही पुष्प है, उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं स्वयुग्मन। और यदि तो इसमें तो हो गया एक ही पुष्प है, जैसे कि मटर का पौधा होता है वो उसी टाइप का होता है, उनके अंदर दोनों स्त्री केसर और पुंकेसर उसी पुष्प के अंदर पाए जाएंगे। और सजात पुष्पी उसको कहेंगे पौधा एक ही है लेकिन उस पौधे के अंदर एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक, यानी एक पुष्प, जैसे मान लो ये पौधा है, इस टहनी पर एक पुष्प है और एक इस टहनी पर है, इसके परागकण जो है वो इस पुष्प तक पहुंचते हैं, तो इसको कहते हैं सजात पुष्पी। हालांकि सजात पुष्पी को जो वैज्ञानिक है आनुवंशिक दृष्टि से स्वपरागण मानते हैं और पारिस्थितिकी दृष्टि से इसको परपरागण मानते हैं।
तो ये सजात पुष्पी है, यानी उसी पौधे के उस एक फूल से दूसरे फूल तक परागकण जो वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं उसको सजात पुष्पी परागण बोला जाता है। तो ये दोनों इसके स्वपरागण के प्रकार है। इसी प्रकार पर परागण समान जाति का होना चाहिए, जैसे कि मान लो इमली है तो इमली के पौधे के पास में जाएंगे, आम है तो आम के पास में जाने चाहिए। तो समान जाति के जो पौधे हैं, समान जाति के पौधे के पर परागकण हैं जो है वो वर्तिकाग्र उसी दूसरे पुष्प के पौधे के ऊपर है, पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाते हैं तो उसको पर परागण बोलते हैं। तो ये स्वपरागण और पर परागण के दो प्रकार हैं। अब हम पढ़ते हैं कि आगे इनके अंदर ऐसी क्या टेक्निक है, या इनके अंदर ये कुछ पौधों के अंदर स्वपरागण है, कुछ पौधों में पर परागण है, तो पौधों में स्वपरागण होता ही क्यों है, या फिर उन पौधों में ऐसी क्या विशेषताएं पाई जाती है जिसके कारण उनके अंदर पर परागण होता है। तो उनको बोलते हैं हम अनुकूलन, इनको बोलेंगे हम अनुकूलन। जैसे कि स्वपरागण के भी अलग अनुकूलन है और पर परागण के भी अलग अनुकूलन है, उसी के कारण उनके अंदर वो स्वपरागण पाया जाता है और उसी अनुकूलनों के कारण उनके अंदर पर परागण पाया जाता है। तो अनुकूलन की बात करें तो स्वपरागण के अंदर आपके पहला जो अनुकूलन है वो है उभयलिंगता। उभयलिंगता यानी बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो उभयलिंगी टाइप के होते हैं, यानी उनके अंदर पुष्प जो होंगे उनके अंदर पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों भाग उसी पुष्प के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए उसको उभयलिंगी बोलते हैं। जैसे कि मटर है, अब जब एक ही पुष्प के अंदर स्त्री केसर और पुंकेसर है तो उनके परागकण आसानी से उन वर्तिकाग्र तक पहुंच सकते हैं, इसलिए इनके अंदर स्वपरागण पाया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए बात करें तो मटर। दूसरी बात करता हूँ समकाल पक्वता। समकाल पक्वता का मतलब होता है सम यानी समान, काल यानी समय, और पक्वता मतलब पकने का समय। यानी ऐसे भी पुष्प होते हैं जिनके अंदर पकने का, स्त्री केसर का और पुंकेसर के पकने का जो समय है वो दोनों के समान होता है, इसलिए उनके अंदर स्वपरागण पाया जाता है। क्योंकि जब स्त्री केसर का विकास भी समान समय में हो रहा है और पुंकेसर के अंदर जो है वो उनका भी जो है वो समान समय में हो रहा है, तो उसके अंदर समकाल पक्वता पाई जाती है, इसी के कारण इनके अंदर भी स्वपरागण पाया जाता है। उदाहरण की बात करूं तो गुलाबास इसका उदाहरण है। सदाबहार आपने पौधा देखा होगा, उसके अंदर भी है वो समकाल पक्वता पाई जाती है। तीसरा जो इनके अंदर जो इसका है वो है अनुन्मील्यता। अनुन्मील्यता, अनुन्मील्यता का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं क्लिस्टोगमी। आपको साथ में इंग्लिश के वर्ड भी साथ में याद रखना है, क्योंकि कई बार इंग्लिश के वर्ड भी पूछ सकते हैं आपको। अनुन्मील्यता का मतलब होता है कई पुष्प ऐसे होते हैं जो हमेशा बंद ही रहते हैं, जब बंद ही रहेंगे तो उनके परागकण वहाँ से बाहर जा ही नहीं सकते, जब बाहर जा ही नहीं सकते तो उनके अंदर स्वपरागण की प्रक्रिया पाई ही जाएगी। जैसे कि वायोला, कनकोआ इनके उदाहरण है अनुन्मील्यता के। तो ये अनुकूलन है जिसके कारण उनके अंदर स्वपरागण पाया जाता है। अब देखते हैं कि पर परागण, यानी पर परागण के अंदर ऐसी क्या खास बात है जिसके कारण इन पौधों के अंदर पर परागण होता ही होता है। तो इनके पर परागण के लिए अनुकूलन जो है वो है सीधी बात है, इनके अंदर उभयलिंगी है तो इनके अंदर एक लिंगता है। यानी जिन पौधों में पुंकेसर या स्त्री केसर दोनों में से एक होगा उसको एक लिंगी बोलेंगे। जब उनके अंदर एक पुष्प में एक ही है, या तो पुंकेसर है या स्त्री केसर है, तो दूसरे पौधे के अंदर है उसका स्त्री केसर या पुंकेसर मिलेगा, तो उन पौधों के अंदर परपरागण होगा ही होगा, क्योंकि उनके अंदर एक लिंगी है, इसीलिए उनके अंदर परपरागण। जैसे कि पपीते का पौधा आपने देखा होगा, पपीता के पौधे के लिए आपको 2, 4, 5 पौधे पास पास में लगाने पड़ेंगे, तभी उनके अंदर परागण की प्रक्रिया होगी, अन्यथा पपीते नहीं लगेंगे। तो ये एक लिंगता। दूसरा जो इनका है वो है स्वबंध्यता। यानी कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो बंध्य टाइप के होते हैं, उनमें या तो स्त्री केसर बंध्य होगा या फिर पुंकेसर बंध्य होगा। जब उनके अंदर एक भाग बंध्य है तो दूसरा भाग वो भले ही जनन करने योग्य हो लेकिन वो जनन की प्रक्रिया नहीं कर सकता, इसलिए वो दूसरे पुष्प के पास में उनको परागणों को जाना आवश्यक होता है, इसलिए उनके अंदर भी ये अनुकूलन पाया जाता है, इसलिए पर परागण की प्रक्रिया इनमें भी होती है। तीसरी बात करें तो इसमें है समकाल पक्वता, इनके अंदर विषम काल पक्वता। विषम काल
पक्वता। विषम का मतलब है विषम भिन्न भिन्न काल हो या भिन्न काल पक्वता कह सकते हैं इनको। काल का मतलब समय, यानी ऐसे पुष्प होते हैं जिनके अंदर पकने का समय अलग अलग होगा। स्त्री केसर के पकने का समय अलग, पुंकेसर के पकने का अलग। तो कुछ पौधों में स्त्री केसर पहले पक रहा है तो कुछ पौधों में पुंकेसर पहले पक रहा है, तो पके हुए आपस में दोनों परागण कर सकते हैं, इनके लिए पर परागण पाया जाता है। विषम काल पक्वता या भिन्न काल पक्वता जो है वो दो प्रकार की होती है, पुंपूर्वता और स्त्री पूर्वता। पुंपूर्वता का मतलब होता है जो पुंकेसर है वो स्त्री केसर से पहले पकते हो। पुंपूर्वता का मतलब स्त्री केसर से पहले कौन पक रहा है, पुंकेसरों का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार स्त्री पूर्वता यानी इसके अंदर पुंकेसरों से पहले स्त्री केसर का भाग विकसित होता है, पुंकेसर का भाग बाद में विकसित होगा। तो ये दो प्रकार की होगी, पुंपूर्वता और स्त्री पूर्वता। यदि पुंपूर्वता और स्त्री पूर्वता की यदि मैं बात करूं तो पुंपूर्वता के भी उदाहरण हैं आपके लिए गुड़हल, और स्त्री पूर्वता की यदि बात करें तो चंपा जो है वो इसका उदाहरण है। तो ये इनके ये हो गए। इसके अलावा भी और भी इनके अंदर अनुकूलन है, विषमवर्तिकारत्व, यानी कई बार ऐसा भी होता है कि जो ये पुंकेसर इस प्रकार से जो ये संरचना है, स्त्री केसर ये है। अब या तो ये पुंकेसर है वो छोटे रह जाते हैं स्त्री केसर से, तो छोटे जब रह जाते हैं तो यहाँ तक पहुँचना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इनके अंदर भी इस प्रकार की संरचना भी पाई जा सकती है, इसलिए इनके अंदर परपरागण होता है। तो ये स्वपरागण के अनुकूलन और ये परपरागण के अनुकूलन आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। अब यदि मैं बात करूं कि परागण के माध्यम या परागण की विधियां कौन सी है, तो परागण बहुत सारे प्रकार से होता है। सबसे पहले आता है परागण की विधियों में वायु के द्वारा। विधियां सबसे पहले वायु, यानी वायु के द्वारा परागण होता है। इनका भी कुछ खास बात है, क्योंकि उनके अंदर परागण वायु के द्वारा इसलिए होता है क्योंकि वो हल्के होते हैं, शुष्क होते हैं और उनके अंदर पंख भी होते हैं। इसके कारण इसीलिए वो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंच जाते हैं, इसलिए उनके अंदर वायु परागण पाया जाता है। घास, टाइफा इनके उदाहरण हैं, घास और टाइफा। दूसरा है जल परागण, यानी ऐसा परागण जो जल के द्वारा होता है। वो सीधी बात है कि जो पौधे जल के अंदर रहेंगे उन्हीं के अंदर ये जल परागण होता। इसको भी आगे दो भागों में बांटा हुआ है, अधो और अधि। यानी कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो जल के परागण जल के भीतर रहते हैं, जैसे कि अधोजली वाला अधोजल परागण जो है वो, यानी ऐसे पौधे जो बिल्कुल जल के भीतर रहते हैं। जब पौधे जल के भीतर रहेंगे तो परागण भी जल के भीतर ही रहेंगे, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल के भीतर भाग में पहुंचते हैं, तो इनके अंदर अधोजली परागण होता है। और दूसरा होता है अधिजल वाला, इसके अंदर परागण जो है वो जल की सतह के ऊपर होता है। इनका यदि उदाहरण की बात करूँ तो जोस्टोरा इसका उदाहरण है। और अधिजल की बात करूं तो अधिजल के अंदर यानी जल की सतह के ऊपर तैरते हैं, यानी आधे पौधे ये जल से बाहर होते हैं, आधे पौधे जल के अंदर होते हैं। तो अधिजल के अंदर जल की सतह के ऊपर ये पौधे परागण जो है तैरते हुए दूसरे पादप के पास में पहुंच जाते हैं। वेलिस्नेरिया इसका उदाहरण है। बहुत सारे ऐसे, तीसरा जो प्रकार है वो है कीट परागण, यानी ऐसा परागण जो कीटों के द्वारा हो। बहुत सारे ऐसे होते हैं, मधुमक्खियाँ होती है, भंवरे होते हैं, तो उन कीटों के द्वारा पतंगे वगैरह जो कीट हैं उनकी टांगों के जो ये फूल के ऊपर बैठते हैं तो उनकी टांगों से वो परागकण चिपक जाते हैं। जब ये दूसरे पुष्प के ऊपर जाते हैं तो उसके परागकण के ऊपर बैठते हैं, ये वर्तिकाग्र तक वहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो इन कीटों के माध्यम से पहुँचते हैं परागकण, तो उसको कहते हैं कीट परागण, जिसके अंदर सालविया, सरसों वगैरह जो है इसके उदाहरण है कीट परागण है। चौथा जो प्रकार है वो है पक्षी परागण। पक्षी परागण इनके अंदर पक्षियों के द्वारा होता है, क्योंकि इनका भी रीजन है। कुछ पौधे होते हैं जिनके अंदर जो पुष्प होते हैं वो नलिकाकार होंगे, यानी उनकी केसर जो वगैरह है वो बहुत ही नीचे होते हैं, प्याले नुमा हो सकते हैं, तो इनके अंदर पक्षी परागण होता है। हमिंग बर्ड आपने नाम सुना होगा, गुंजन पक्षी, या शंकर खोरा नाम आपने सुना होगा, सनबर्ड। तो ये है पक्षियों के
पक्षी है जो है परागण का माध्यम बनते हैं। पांचवा जो प्रकार है वो है चमगादड़। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो रात के अंदर खिलते हैं। जब पौधे रात के अंदर इनके फूल खिलेंगे तो इन पौधों के अंदर, और आपको पता है चमगादड़ जो है वो जीव है, स्तनधारी है, रात्रिचर है। रात के समय में ये ज़्यादा विचरण करता है, अपने भोजन की तलाश करता है। तो ये रात्र में जो फूल खुले रहते हैं, कदम, कचनार, गोरख इमली, इस प्रकार के पौधे हैं जिनके अंदर पुष्प केवल रात को खिलते हैं, इन पौधों के अंदर चमगादड़ के द्वारा परागण होता है। तो ये है वो कदम, कचनार इनके उदाहरण हैं। कदम, कचनार, गोरख इमली आदि इनके उदाहरण हैं। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे कि सर्पवर्ष, आर्किड में घोंगे के द्वारा परागण होगा, और साथ में गुलमोहर और सैमल के अंदर जो आपके ये गिलहरी होती है उसके द्वारा परागण होगा। तो ये परागण की विधियाँ हैं जिसके अंदर परागकण वर्तिकाग्र तक पहुँचने की प्रक्रिया या माध्यम बनते हैं। तो ये आप परागण को अच्छी तरीके से पढ़े। विकसित होने के बाद परागण की प्रक्रिया होती है, और परागण की प्रक्रिया के बाद जब ये परागकण यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो फिर इनका क्या होगा, उनके लिए हम आगे बढ़ेंगे, नई वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।